प्यार परिषद तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी इस DTPSB केवीएस और सीटेट की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास में, जहां पर मैं विज्ञान के क्वेश्चन जो जीएस में और बाकी सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कराने के साथ साथ आज की हमारी ये चौथी क्लास जो दमदार और शानदार जैसे हमेशा होती है उसी तरह से उसे आगे बढ़ाएंगे। और थोड़ी ही देर में दानिश सर भी आने वाले, थोड़ा सा अर्जेंट काम की वजह से थोड़ा वो बाहर गए और जैसे ही मेरा क्लास हो जाता है लगभग 20 से 25 मिनट के बाद उसके बाद दानिश सर भी आ जाएंगे। थोड़ी आपको राह देखनी पड़ेगी, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसका नाम है हमारी एनसीईआरटी बेस जो DTPSB केवीएस और सीटेट की जो PYQ सीरीज है वो चला रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सभी लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे जो मैंने आप सभी को कल होमवर्क दिया था। चलिए, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, हर हर महादेव और वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और आंसर देंगे हमारी इस जबरदस्त सेशन का। तो चलिए बताइए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को कल होमवर्क दिया था। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन एक स्केलर राशि है? मतलब कि यहाँ पे बोला गया है आपको अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। और अदिश राशि की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? दूरी रहेगी। क्या रहेगी? दूरी। माने कि जो डिस्टेंस होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और बाकी रहा आपका विस्थापन, वेलोसिटी माने कि वेग, और एक्सेलरेशन, ये सभी के सभी कैसे रहेंगे? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज रहेगी, माने कि जिसे बोलेंगे हम सदिश राशियां बोलेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि स्केलर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उन दोनों में मुख्य अंतर किसका है? तो वो मुख्य अंतर होता है आपके दिशा का। किसका? दिशा, माने कि जिसे बोलेंगे हम डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड माने कि उसका जो मान है वो दोनों रहता है, उनको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके अंदर दिशा नहीं होती है उसे बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। सभी लोग मुझे ये बताएंगे, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है माने कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ये कौन से प्रकार की राशि है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी। अदिश और सदिश में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ा दीजिए भी। बिल्कुल आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ब्रिजेश जी थोड़ा सा अर्जेंट काम के वजह से जो है सर थोड़ा बाहर गए। जनरली कल भी जो उनका थोड़ा सा वो काम चल रहा है, थोड़ा सा आप ही के लिए चल रहा है, एक्चुअली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही चल रहा है। तो उसी के संबंध में थोड़ा सा एक व्यक्ति से जो है मुलाकात करने गए हैं, आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसकी दिशा की अगर मैं बात करूंगा, दिशा क्या रहेगी जी? चलिए इसकी दिशा के बारे में सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं बात करता तो उसकी दिशा क्या रहेगी? इसकी दिशा रहेगी आपकी उत्तर दिशा से। कहां से? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ रहती है। कैसी रहती है? दक्षिण दिशा, माने कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसीलिए क्या होता है जी? ये एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, माने कि इसे ही बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। तो सभी लोग जो है मुझे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट बता देंगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है जो बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार 17 बीपीएससी में भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा, ऐसा यूनिट रहेगा इसका टेस्ला। किसका रहेगा? टेस्ला। और टेस्ला को ही हम क्या लिखते हैं जी? वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे बोले कि सर वोल्ट रहेगा। जी जी, वोल्ट नहीं होता है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट माने कि विद्युत की अगर मैं बात करता हूं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है? और आप सभी लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरली पॉजिटिव एंड से
निगेटिव एंड की तरफ दौड़ता है। मान कि इसके अंदर दिशा तो होती है, इसके अंदर क्या होता है, दिशा तो होती है। अगर दिशा हो रही है, फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, जिसे हम बोलेंगे अदिश राशि होती है। सर ये कैसे क्या हो गया है, ये कैसे और ऐसे क्यों हुआ है कि दिशा होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत जो करंट होता है वो एक्चुअली अदिश राशि हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 11th और 12th के चैप्टर अगर पढ़ोगे तो वहां पे कोई भी राशि अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी माने कि सदिश राशि होती है, तो वो वेक्टर लॉ जो होता है उस वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। और इसी के वजह से इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव से लेकर निगेटिव की तरफ जो है वो चलने की क्षमता या दिशा होने के बावजूद भी वो कैसी होती है, स्केलर माने कि अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है। क्लियर है सभी को? तो ये आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का तरफ आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़तेंगे, चलिए इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, ये आपके DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ ही इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा गया है। तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी, चलिए बताइए। लंबी दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा आपका ओडोमीटर। क्या रहेगा, ओडोमीटर उत्तर रहेगा। ठीक है, और ओडोमीटर, ओडोमीटर का मतलब क्या होता है, अगर आपने आपने गड्डी का अगर मीटर देखा है तो आपको यहाँ पे नजर आता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक डिवाइस होता है जहां पे नंबर हमेशा बदलते रहते हैं, और यही डिवाइस जो है इसे ही बोलेंगे हम ओडोमीटर। क्या बोलेंगे, ओडोमीटर। और साथ ही साथ अभी तो डिजिटल मीटर आ गए हैं, बराबर है, जहां पर आपको कितनी आपकी गड्डी चली है वो अगर जानना है, तो जहां पर आपको अंतर कितना नापा है किसी गड्डी ने, तो वो अगर आप देख पा रहे हो तो वो है आपका ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर। और उसी तरह से अगर कोई गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है वो देखा जाता है तो उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। तो कितने लोग मुझे ये बताएंगे कि ये ओडोमीटर क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि ये ओडोमीटर क्या होता है? बहुत बढ़िया, ये ओडोमीटर क्या होता है? यहां पे मैंने ओडोमीटर आपको बता दिया, यहां पे हमने स्पीडोमीटर की बात कर ली, और उसी तरह से मैंने अभी यूडोमीटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूडोमीटर का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत बढ़िया, ओडोमीटर का मतलब होता है, इसे बोला जाता है रेन गेज। क्या बोला जाता है? रेन गेज बोला जाता है। रेन गेज का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो कितनी बारिश हुई, बारिश का पानी कितना आया है वो गिनने के लिए जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। बारिश नापी जाती है ओडोमीटर से, क्या नापी जाती है? बारिश नापी जाती है। क्लियर है सभी को? इसके बाद कुछ छोटे छोटे यंत्र है जिसके बारे में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। जैसे कि जब कभी भी दूरी की बात आए तो दूरी नापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है अपने पास? सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर बड़ी इकाई के बारे में पूछा जाए दूरी की, तो हाँ बहुत बढ़िया, इसका उत्तर रहेगा पारसेक। क्या रहेगा? पारसेक रहता है। और उसी तरह से इसमें एक और इकाई हमने पढ़े थे, एक था आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक है आपका लाइट ईयर। तो ये जितने भी इकाई मैंने यहाँ पे लिखे ये सभी के सभी एक्चुअली दूरी नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? दूरी नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके जी, क्लियर है यहाँ पे? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है ऐसे डिवाइस के बारे में आपको पूछने वाला हूं जो सभी लोगों को पता है पर उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देखिए सबसे पहला होता है वो है आपका गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए,
देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। मैं अगर आपको ऑप्शन दूं तो गैल्वेनोमीटर क्या करंट गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, क्या ये वोल्टेज गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों भी गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? या ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ अबाउ। क्या रहेगा? नन ऑफ अबाउ। तो सभी लोग जो है इसका उत्तर करेंगे करेक्ट तरीके से, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए जी, अगर मैं गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या वो करंट गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो वोल्टेज गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या दोनों गिना जाता है, या कोई भी नहीं गिना जाता है? तो मोस्ट करेक्ट आंसर जो रहेगा वो जो बीपीएससी ने दिया है वो है आपका आंसर। इससे हम करंट भी गिन सकते हैं और इससे हम वोल्टेज भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया है। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर से हम दोनों भी गिन सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से गिना जाने वाला जो करंट होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा अमाउंट में करंट जो होता है उसे गिनने के लिए हम गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। पर वही अगर मैं बात करूं एमीमीटर की, मैं अगर बात करता हूं एमीटर की, तो एमीटर का काम होता है ये एक्चुअली जो बड़े अमाउंट में करंट होता है, जो बड़ा करंट होता है, जो बड़ी विद्युत धारा होती है, उसे गिनने के लिए जो हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट एक और डिवाइस है जिसे बोला हम वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी किसको गिना जाता है? तो वो गिना जाता है आपको वोल्टेज या विभवांतर जिसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विभव को गिना जाता है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि एमीटर को जब आप किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करते हो, एमीटर को जब कभी भी किसी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह से लगाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर मैं एमीटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं एमीटर की बात कर रहा हूं तो एमीटर को किस तरह से लगाया जाता है सभी लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई सर्किट है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये प्लस है, ये माइनस है, और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या इस सर्किट में से बहने वाला जो करंट आए है इसे गिनने के लिए मैं जब इसमें एमीटर लगाऊंगा तो एमीटर कुछ इस तरह से लगाऊंगा। मान कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इससे या सर्किट से कितना करंट जा रहा है उस टाइम पे उसे गिनने के लिए एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पर वही अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूं, वही अगर मैं वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करता तो वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी सर्किट में वो एक्चुअली किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे गिनने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? पैरेलल लगाया जाता है, समांतर लगाया जाता है। और ये लगाया जाता है आपके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वो पैरेलल लगाया जाता है। याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। रीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, एक्वेटिक एनिमल्स रिस्पायर थ्रू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी। जो जलीय जंतु होते हैं वो किससे श्वसन करते हैं? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। किससे करेंगे? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जनरली गिल्स, माने जो गलफड़े होते हैं इससे सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? गलफड़ों से सांस लेते हैं। और एक बात मुझे बताएंगे सभी लोग, अगर मैं डॉल्फिन की बात कर रहा हूं, अगर मैं डॉल्फिन की बात कर रहा हूं तो डॉल्फिन ये एक्वेटिक एनिमल है क्या? क्या ये जलीय जंतु है? क्या ये जलीय जंतु है? यस और नो? जलीय जंतु है या नहीं? है या नहीं? जी बिल्कुल है। पर इसमें में अगर पूछा जाता है तो ये मैमल है। कैसा है? मैमल है, मान कि ये स्तनधारी होता है। कैसे होता है? स्तनधारी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जनरली इनके अंदर लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। और ये बुक्स लंग्स किसके अंदर होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा तो एनसीईआरटी में एक कुछ इस प्रकार का एक फिगर दिया हुआ है। अगर आप इसे बिल्कुल निहारोगे अच्छे से तो आपको नजर आएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ये जो बुक लंग्स होते हैं ये एक्चुअली ब्रीथिंग वे है। किसके अंदर? स्पाइडर माने की मकड़ी के अंदर। मकड़ी कहां से सांस लेती है, किससे श्वसन करती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका बुक लंग। क्या रहेगा?
बुक, लंग। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है ये कौन सा एनिमल है, तो ये है आपका स्पॉन्ज। क्या है? स्पॉन्ज। इसके अंदर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो जो है, एमसीबी का फुल फॉर्म याद करवा दीजिए। एमसीबी गूगल में भी डाला तो वो भी बताता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसमें क्या याद करना है? ठीक है, हाँ। चलिए, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे जो है पानी जो है वो नीचे से खींचा जाता है। ठीक है, नीचे से खींचा जाता है और ऊपर से निकाला जाता है। ये आउटफ्लो जो यहाँ पे नजर आ रहा है इसे बोला जाता है आपका ऑस्कुलम। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऑस्कुलम। क्या होते हैं? ऑस्कुलम। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है। ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो होते हैं इसके द्वारा जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर में पानी का फ्लो चालू रहता है और उस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन या जो भी न्यूट्रिशन होता है वो एक्चुअली वहां से एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ऑस्कुलम से बाहर निकल लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं अगर बात करता हूं मुर्गी की, इंसान की, तो उनके अंदर होते हैं लंग्स, माने कि फेफड़े होते हैं। अगर मैं मछली की बात करता हूं, मछली के अंदर गिल्स होते हैं। और वही अगर किसी कीड़े की बात कर रहा हूं या कैटरपिलर की बात करूंगा, इंसेक्ट की बात करूंगा, तो इनके अंदर होते हैं आपके स्पीरियाकल। इसे श्वास रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वास रंध्र बोला जाता है। ये स्पीरियाकल पाए जाते हैं जनरली इंसेक्ट्स में। किन में पाया जाता है? इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में मैंने बीपीएससी में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कवर किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने लंग्स ये टॉपिक जो है जनरल वीडियो में मैंने कवर किया था। वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था। चलिए, सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं मेंढक की बात करता हूं, मेंढक कहां से सांस लेता है? मैं अगर किसी भी कछुए की बात करता हूं, कछुआ, मैं अगर कछुआ की बात करता हूं, केंचुए की बात करता हूं, अगर मैं केंचुए की बात करता तो वो किससे सांस लेता है? मैं अगर किसी मछली की तो बात होगी, मैं अगर किसी मानव की बात करता हूं तो वो कहां से सांस लेता है? ये सभी बातें आपको बताना है। अगर मैं मेंढक की बात कर रहा हूं, माने कि मैं बात कर रहा हूं उभयचरों की। किसकी बात कर रहा हूं? उभयचरों की बात कर रहा हूं। तो उभयचर जो सांस लेते हैं वो त्वचा और साथ साथ ये फेफड़े से भी सांस ले सकते हैं। किससे? फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में कुछ जो उभयचर ऐसे भी है कि जिनके अंदर गिल्स भी होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? गलफड़े भी होते हैं। वो गलफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आगे जाकर के ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो उभयचर होते हैं वो कहां से सांस ले सकते हैं, तो उसका आंसर आपका त्वचा, उसका आंसर आपका फेफड़ा और उसका आंसर आपका गलफड़े भी रह गए। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही रह गए। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। केंचुओं की बात करूंगा तो वो उनकी त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, अगर मैं मानव की बात करूंगा तो ये भी अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। फेफड़ों से उनका ब्रीथिंग चलता है। ओके, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीक हो गया। रीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में लिया था, अगर आपको याद आ रहा है। उस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद आ रहा है। वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपको समझा था। ये भी अगर आपको याद आ रहा है तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में होती है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। और उसी एक मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का जो प्रकार है उसे बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी से बोलेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बराबर है? बराबर है। और सभी लोग मुझे बताएंगे, मैं 3 स्टेजेस बताता हूं। पहला, जहां पे स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, इसको किसी ने दबाया नहीं, कुछ नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी, इसमें मैंने क्या कर दिया? स्प्रिंग को खींच लिया इस तरह से। ठीक है, ये वाली एक स्टेज है। और ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग को मैंने भाई साहब दबा दिया कुछ इस तरह से। और मैंने आपको बोला है कि कौन से स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने अगर आपको यह पूछा
कि कौन से स्प्रिंग के अंदर यांत्रिक ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो उसका आंसर आप क्या करोगे? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। एक तो स्प्रिंग को आप खींच लो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। अगर इस स्प्रिंग को मैंने दबा दिया, माने कि इसमें क्या हुआ, उसका कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। अगर आपको याद आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फार्मूला लिखा था, वो था आपका हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। क्या था? हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे एक्स जो नजर आ रहा है वो एक्चुअली स्प्रिंग में जो हमने विस्थापन किया है, खींचा है या दबाया है, उस विस्थापन को बोला जाता है यहाँ पे एक्स। ये विस्थापन अगर ज्यादा होता है तो उस स्प्रिंग के अंदर उसका पोटेंशियल एनर्जी जो एक यांत्रिक ऊर्जा के रूप में स्टोर किया गया है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले के जमाने में घड़ी को जो है चाबी देना पड़ता था, बराबर है, और इस तरह से उसे घुमाकर इस तरह का एक स्प्रिंग होता था। और ये स्प्रिंग जब पूरी तरह से कॉम्प्रेस हो जाए उसके बाद आपकी घड़ी शुरू हो जाती थी और ये धीरे धीरे स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता था और अपनी घड़ी चलती रहती थी। और इसीलिए इस स्प्रिंग में जिस ऊर्जा को स्टोर किया जाता है उसे मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन DSSB PRT में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी को इस क्वेश्चन को आना चाहिए। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में हमारी गड़बड़ी हुई थी, अगर आपको याद आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मैं जो है कल दोहराऊंगा, ठीक है? उसे फिर से एक बार कल रिवाइज करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या होती है जी? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माने की होता है त्वरण, और हमें पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है जी? एक्सेलरेशन जिसे हम त्वरण के नाम से जानते हैं। अगर हमने वेलोसिटी को बदला समय के साथ, या इसे ही हम dv अपॉन dt लिखते हैं, इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है आपका त्वरण। और त्वरण की इकाई क्या आएगी? वेलोसिटी को गिना जाता है मीटर पर सेकंड में और समय को गिनेंगे हम सेकंड में, तो उत्तर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे बताएंगे ये मीटर पर सेकंड किसकी इकाई है? चलिए बताएंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे। ये मीटर पर सेकंड किसकी इकाई है? मीटर पर सेकंड किसकी इकाई है? चलिए बताइए जी। बिल्कुल रानी जी, जो अगला क्लास रहेगा हमारा वहां पे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और वहां पे वो कंसेप्ट जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके राय के लिए। तो मीटर पर सेकंड ये एक्चुअली आपके गति और वेग दोनों की भी इकाई रहेगी। गति और वेग दोनों की भी इकाई रहती है, ये आपको क्लियर रहना। चलिए बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSB लोकल डिविजनल क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का। चलिए बताइए इसका आंसर। और मैंने आपको बोला भी है कि ये प्रकाश वर्ष के बारे में हमारे भारत में होने वाली एक लोकल एग्जामिनेशन से लेकर यूपीएससी तक हर एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हर एग्जामिनेशन में, एक भी एग्जामिनेशन ऐसी छुट्टी नहीं है कि उस स्टेट में इस क्वेश्चन को पूछा ना गया हो। तो उसका उत्तर क्या रहेगा जी? आपकी दूरी रहेगी। माने कि प्रकाश वर्ष जिसे हम लाइट ईयर बोलते हैं, ये किसकी इकाई है? ये दूरी माने कि डिस्टेंस को गिनने का इकाई है। डिस्टेंस के गिनने की इकाई रहेगी। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं भार की बात करता हूं जिसे हम वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, तो वेट की इकाई क्या रहेगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मैं प्रकाश की तीव्रता की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी इकाई क्या रहेगी? अगर मैं तापमान की बात करता तो इसकी इकाई क्या रहेगी? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए बताइए। थोड़ा सा मैं बाजू हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। तो सभी लोग जो है एक एक करके सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि भार जिसे हम वेट के नाम से जानते हैं, वेट की इकाई क्या रहेगी? चलिए बताएंगे सभी लोग फास्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताएंगे सभी लोग इसकी आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों ने जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत भी आंसर दे दिया है। वेट का मतलब क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है हमारा M इंटू जी। क्या होता है?
m इंटू जी। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये वेट नथिंग बट तो एक प्रकार का गुरुत्वीय बल है। ये क्या है? एक प्रकार का गुरुत्वीय बल है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं बल की बात करता हूं तो इसकी इकाई क्या आएगी? आपकी फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। और न्यूटन का मतलब क्या होता है जी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मास हम गिनेंगे किलोग्राम में, जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली इकाई और ये वाली इकाई दोनों कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वेट कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है? बल होता है। और उसके बाद अगर मैं प्रकाश की तीव्रता की बात करूंगा, जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, तो इसकी इकाई हमने क्या पढ़ी थी? अगर आपको याद आ रहा है तो इस इकाई को हम गिने थे कैंडेला में गिने थे। किस में गिने थे? कैंडेला में गिने थे। किस में गिने थे? कैंडेला में गिने थे। ये आपको ध्यान में रखना है। लिख भी देता हूं यहां पे, इसकी इकाई रहेगी आपकी कैंडेला। क्या इकाई रहेगी? कैंडेला रहेगी। और उसी तरह से अगर तापमान के बारे में पूछा जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी मैंने वो तो बता दिया। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं तापमान के बारे में पूछूंगा तो तापमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वो होती है आपकी केल्विन होती है। कोई भी डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा, कोई भी डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। यहां पे पूछा गया है कि वैट सेकंड किसकी इकाई है? जिसने इसका उत्तर दे दिया है ना, समझ लीजिएगा, उसका जो यूनिट वाला कंसेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, पर एक्चुअली ये यूनिट को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इसका उत्तर रहेगा। और यहां पे सभी के सभी लोगों ने गलत उत्तर दिया है। सभी के सभी लोगों ने गलत उत्तर दिया है। सभी के सभी, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अरे भाई, अभी बदलो, अभी पलटी मारो, अभी मार लियो, पलटी मार लियो। पता है मुझे सभी लोग पलटी मारने वाले हैं। चलिए मार लो पलटी, बोल लो। अभी डी तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? अभी ए बचा है, बी बचा है, सी बचा है। अब जो मारना है मार लो भाई साहब, मार लो। क्लियर है? तो इसे सॉल्व करके देखते, ठीक है। आपको एकदम बेसिक फंडामेंटल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक बात मुझे बताइए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। और पावर की इकाई हम लिखते हैं वैट। क्या लिखते हैं? वैट। वर्क डन या ऊर्जा जिसे बोलेंगे, इसकी इकाई होती है आपकी, क्या होती है जी? ये होती है आपकी जूल। क्या होती है? जूल। और ये टाइम लिखते हैं हम सेकंड में। क्या लिखते हैं? सेकंड में। और यहाँ पे आपको वैट सेकंड का मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो अगर मैं वैट इंटू सेकंड अगर लिख रहा हूं तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है जूल, मिल रहा है, जूली मिल रही है। क्या मिल रही है? जूली मिल रही है। तो एक बात मुझे बताइए, जूल या जूली में जो बात कर रहा हूं, ये किसकी इकाई है? ये एक्चुअली आपकी कार्य की इकाई है। और तथा इसे हम बोलते हैं कि ये ऊर्जा की भी इकाई है। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे आपको कार्य नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है ऊर्जा। तो आपकी इकाई क्या रहनी चाहिए? ऊर्जा रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ऊर्जा रहनी चाहिए। और उसी तरह से इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। अगर मैं वैट मीटर की बात करता हूं तो वैट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या गिनता है जी? ये गिनता है आपका ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जिसके वजह से एनर्जी मीटर जो आपके घर में लगा है और आपको हर महीने का बिल आता है, और वो बिल किस में गिना जाता है? लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि अगर हमें इंडस्ट्रियल माने कि औद्योगिक स्तर पर ऊर्जा को गिनने के लिए इकाई कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो किसी को ये क्वेश्चन याद आ रहा है क्या, जो मैंने लास्ट टाइम कवर किया था?
किसी को याद आ रहा है? मैंने आपको बोला था कि औद्योगिक स्तर पर जब ऊर्जा को गिना जाता है तो उसके लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? बहुत बढ़िया, उसको इस्तेमाल किए जाते यूनिट को गिना जाता है, यूनिट बोला जाता है उसे। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। अभी समझ में आ गया है? और इसी किलोवाट आवर को अगर मैंने वैट सेकंड लिख लिया तो इसमें क्या बदलाव है? क्या बदलाव है? किलोवाट को वैट कर दिया, आवर जो पहले घंटे में था भाई साहब उसे सेकंड में लिख लिया। और ये किसकी इकाई है? ये आपकी ऊर्जा की इकाई है, जो आप सभी को पता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए फास्ट। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति आवर। इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सबका आंसर आ गया है? देखो इसमें भी कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, एकदम सिंपल है। ठीक है, 36 जैसा है वैसा ही रखिए। किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। और नीचे में आया आपका घंटा, माने कि आवर आया है, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है? वो होता है 3600 सेकंड होता है। ये कन्वर्ट हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। मैंने क्या क्या सबको समझ में आ गया है? मैंने इस किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, वो कितना होता है? 1000 मीटर। और अगर मैं 1 आवर की, माने कि 1 घंटे की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है? वो होता है आपका 3600 सेकंड होता है। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 36 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 100, 100 में से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ। आंसर कितना आया जी? आंसर आया आपका 10 मीटर पर सेकंड आया। क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड आया। किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? क्लियर है? क्लियर है? और इसे अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो मैं आपको एक सीधा साधा उपाय बताता हूं। जब कभी भी किलोमीटर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे जो आंकड़ा आपको दिया है इसे सिंपली आपको क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्या दिया है? जो भी आपको आंकड़ा दिया है उसे आपको 18, सॉरी उल्टा हो गया, इसे जो है आपको 18/5 नहीं जी, ये होता है आपका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं 36 किलोमीटर पर आवर की बात करता हूं, तो 36 और आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 दुना 5 दुना 10 मीटर पर सेकंड। खत्म, खलास, दी एंड। समझ में आ गया है? ये एकदम इजी वाला है और शायद आपको पवन सर ने भी बताया है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीटी प्लस बी पीआरटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? यहां पे आपको पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। यहां पे आपको पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, जहां पे आपको 10 किलोग्राम मास बराबर 10 किलोग्राम दिया है और उसकी जो गति है, जो वेग है, उस वो दिया है आपको 2 मीटर पर सेकंड, और आपको पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो इसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। फार्मूला आप सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है। हाफ एम कितना दिया है? एम दिया है 10 किलोग्राम और वी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 2 कैंसिल हो जाए, आंसर आएगा आपका 10। 10 गुना में 2 मान के आ जाएगा 20। 20 क्या आएगा? 20 जूल आएगा। क्या आएगा? 20 जूल आएगा। मान के आंसर नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर भी दे दिया है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवीएस पीजीटी 2019 और उसी तरह से एनवीएस पीजीटी 2019 दो शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट।
न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे का उत्तर देखकर आंसर नहीं करेगा, ठीक है। अपनी ईमानदारी अपने पास, अपना नॉलेज अपने पास, क्योंकि वहां पे एग्जाम में जाने के बाद बस आपकी ईमानदारी ही है जो आपको पास करा सकता है। तो पहले से ही ईमानदारी को लेकर चलो, तो वहां जाकर आपकी ईमानदारी आपके काम आ जाएगी। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म बोल रहे सभी लोग, तो मैं भी मान लेता हूं। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? आपका आंसर रहेगा आपका साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े हैं? हमने ये पढ़े हमने ये पढ़े हैं कि जब कभी भी किसी कोशिका की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है? ये हमारा कोशिका का केंद्रक है। ये कोशिका का केंद्रक है, और इस केंद्रक के आजू बाजू एक मेम्ब्रेन होता है। इस केंद्रक के आजू बाजू एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसे बोलेंगे हम केंद्रक की झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक की झिल्ली। और इस केंद्रक के झिल्ली के पास बाजू बाजू ये पूरा जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो कि लगभग 90% जो है पानी से बना होता है। कितना होता है? 90% उसमें पानी होता है, और 10% जो है कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें। क्लियर है? क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि कोशिका के ऊपर जो है एक झिल्ली होती है, कोशिका के ऊपर जो है एक पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली को क्या बोला जाता है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हर किसी कोशिका के ऊपर एक पतली झिल्लीदार झिल्ली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। इसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे ही बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोशिका झिल्ली, उसे क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और अगर मैं कुछ ऐसे जीवों की बात करूंगा कि जिसके इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है हर किसी कोशिका के ऊपर नहीं होती है। हम मानव शरीर के ऊपर, या जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं जनरली जनरली उसमें जो एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल्स की कोशिका के ऊपर जो है सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं वो नहीं होती है। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि ये कोशिका झिल्ली कौन कौन से जीवों के अंदर पाई जाती है। मैं अगर सेल वॉल की बात करता हूं, मैं अगर सेल वॉल या कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करता हूं, कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करता हूं, तो ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं? तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म और पहला जीव जो है वो है आपके पौधे, वो है आपके पौधे। दूसरा जीव रहेगा हमारा बैक्टीरिया, या जिसे बोलेंगे हम जीवाणु। और तीसरा जीव जो है वो रहेगा आपका कौन रहेगा? वो रहेगा आपका फंगस। फंगस जिसे हम क्या बोलेंगे? कवक बोलेंगे। और उसी तरह से जो अलगी होती है, अलगी माने कि जो शैवाल होते हैं, उनके कोशिका के ऊपर भी आपको कुछ प्रमाण में या कुछ कोशिका के ऊपर जो है आपको सेल वॉल नजर आती है। तो सभी के सभी लगभग, ठीक है, सिर्फ एनिमल्स को अगर छोड़ दे, ठीक है, प्रोटिस्टा ग्रुप को अगर छोड़ दे, तो उन सभी के ऊपर क्या होता है? आपकी कोशिका झिल्ली होती है। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी लोग आंसर भी लिख रहे हैं। तो एक काम करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। जब हमारा ये क्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे एक्टिव रहेगा, वहां पे सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि पौधों के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है जी? कोई बता सकता है क्या किससे बनी होती है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। पौधों के ऊपर जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? जल्दी जल्दी, फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। वो बनी होती है आपकी सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। क्या होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और यही सेलुलोज जो होता है हमारे मानव शरीर में इसका पाचन
नहीं होता, इसका पाचन होता है क्या? नहीं होता है। पर यही सेल्यूलोज एज ए फाइबर करके काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी जो आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसकी साफ सफाई करने का काम करती है, पाचन में मदद करती है। क्लियर है? और उसी तरह से अगर मैं जीवाणु की बात करूंगा तो जीवाणु के अंदर किससे बनी होती है? वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है जी? वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और वही अगर मैं फंगस की बात करूंगा तो फंगस तो आप सभी को पता है, फंगस के ऊपर कवक जो होता है वो होता है आपका काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन। और जनरली अर्गी की बात करूंगा तो फिर से इसके ऊपर सेलुलोज का मेम्ब्रेन आ जाएगा। क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोशिका के अंदर क्या क्या पाना जी? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे पहली कोशिका का खोज किसने की थी, किसने डिस्कवरी की थी, तो याद रखिएगा उनका नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। और ये रहे रॉबर्ट हुक, जो आपके चाचा जी का लड़का है। ठीक है? चाचा जी का लड़का है, चाचा जी के लड़के का लड़का है। तो ये है आपके रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहली सेल्स, जो नॉन लिविंग सेल थी, माने कि मरी हुई सेल, जो डेड सेल जिसे बोलेंगे, उसके बारे में बताया था। अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे पहली जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। अगर मैंने आपको पूछा, इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या? जहां पे कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। बराबर है? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताए थे वो थे आपके लिवोन हुक। कौन थे? लिवोन हुक। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन थे वो? लिवोन हुक थे। और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका को देखा था। सर आपने क्या बोल दिया? तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? चलिए बताएंगे सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी कोशिका बोला मैंने, सबसे लंबी नहीं बोला है। ठीक है? सबसे बड़ी कोशिका अगर पाई जाती है वो पाई जाती है महिलाओं के अंदर, जिसका नाम क्या? इसे हम ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो पाई जाती है जनरली पुरुषों के अंदर, वो होती है हमारी स्पर्म सेल। स्पर्म सेल माने जिसे बोलेंगे हम शुक्राणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे। और उसी तरह से सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे कि पूरे हमारे पृथ्वी के ऊपर फिलहाल में ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी कोशिका है? दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, देखते कितने लोगों को याद आता है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी रहेगी? तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा की है। किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। और ये माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का ऐसा जीवाणु है, ऐसा जीवाणु है जिसके शरीर के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होता है। विदाउट सेल वॉल या विदाउट any cell wall, the smallest living single cell is known as the mycoplasma. That was nothing but one type of bacteria. वो क्या है जी? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करता हूं किसी भी कोशिका के अंदर की, तो कोशिका के अंदर लगभग 70 से 80% पानी पाया जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में सबके सभी जो आपके मिनरल्स रहेंगे, जो खनिज तत्व होते हैं, वो उनमें पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पानी कितना होता है? 70 से 80% होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सब लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? कोशिका के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज कर रहा था, यहाँ पे सभी लोग इसके भी आंसर कर देंगे। बताइए इसके आंसर क्या रहेगा जी? पहला बोला गया कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? वो की थी रॉबर्ट हुक जी ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने की थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है? फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। ऊर्जा घर माने कि जिसमें ऊर्जा बनाई जाती है, वो किसे बोला जाता है? अगर मैं बात करता हूं वायवीय श्वसन की, मैं अगर बात करता हूं वायवीय श्वसन की, तो सभी ने आंसर तो दे दिया होगा कि वायवीय श्वसन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं?
पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और वायवीय श्वसन की अगर मैं बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका 36 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी बनते हैं। और बाकी की 2 एटीपी कहां पे बनेंगे? बाकी के 2 एटीपी क्या बनते हैं? आपको बताया था कि वायवीय श्वसन में टोटल होते हैं आपके 38, उसमें से 36 बने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और 2 कहां पर बनेंगे? ये बनेंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे बनेंगे? साइटोप्लाज्म माने कि कोशिका द्रव्य में बनते हैं। और टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 38 हो गए। बराबर है। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये राइबोसोम जो होते हैं इसका कार्य कौन सा होता है? तो कोशिका के अंदर राइबोसोम ये प्रोटीन बनाने वाले घर के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन का घर माना जाता है। और अगर मैं गोल्जी एपरेटस की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्जी एपरेटस का एक काम होता है ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट का। ये कौन सा काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके वसा, और उसी तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी कोशिका के बाहर निकालने में मदद करने वाली जो ऑर्गन होते हैं उनको बोला जाता है गोल्जी एपरेटस बोला जाता है। क्या किया जाता है? गोल्जी एपरेटस। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है बट नॉट इन एनिमल? माने कि पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है और वो, बहुत बढ़िया जी, और वो किसी भी एनिमल के अंदर हमें नहीं मिलता है। इसका उत्तर क्या है? इसका सीधा सीधा आंसर आप सभी लोग देंगे। इसका आंसर रहेगा आपका सेल वॉल, माने कि कोशिका भित्ति। इसका आंसर क्या रहेगा? कोशिका भित्ति रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जस्ट अभी अभी मैंने आप सभी को बताया। और कोई चीज है क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो पादप के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, पर वही चीज किसी भी जंतु कोशिका में नहीं होती है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? कोई एक और कोई चीज है? जी बहुत बढ़िया, सेल वॉल हो गई। और कोई चीज है? जी कोई चीज है? जी बिल्कुल चीज है, एक और चीज है, उसे बोलेंगे हम क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट या जो क्लोरोफिल होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और उसी तरह से दूसरी एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो रिक्तिका होती है, जो रिक्तिका होती है, या जिसे बोलते हैं हम वैक्यूल, क्या बोलती है? वैक्यूल बोलते हैं। ये वैक्यूल का आकार जो होता है पादप में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लगभग 70 से लेकर 90% की जगह जो होती है कोशिका की, पादप कोशिकाओं की, वो रिक्तिका द्वारा लिया जाता है। पर अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूंगा तो जंतु कोशिका में वो बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और उसी तरह से अगर मैं आपको बात बोलूंगा कि पादप कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और वही जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, लगभग 500 से 50 से 500 के बीच में होती है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर उसके पहले आप सभी के लिए, जैसे हमने वादा किया है, मैं तो सिर्फ विज्ञान का वादा किया है, पर दानिश सर ने उस विज्ञान के वादे को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। दानिश सर ने, जैसे मैं आपको बोला था कि कल कंप्लीट जीएस की में हमारे ओर से एक मैराथन रहेगी, कंप्लीट जीएस, पूरा का पूरा जीएस आर कल जो है कवर कर लेंगे। काजल मैम जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। पवन सर जादूगर है भाई, मैथ्स के गणित के जादूगर है, वो आपको पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे। दानिश सर का क्या कहना भाई साहब, ठीक है, वो तो आप सभी को पता है, ठीक है। और ये रहे आपके कुलदीप सर, जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे विज्ञान के। और ये रही हमारी प्यारी सी मोना मैम जो आपको ईवीएस के क्वेश्चन कराएंगे। माने कि पूरा का पूरा बीपीएससी में पूछा जाने वाला जो जीएस का पेपर है कल आपके एक मैराथन में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको बता दूं कि ये लाइव ओनली क्लास रहेगा। क्या रहेगा? ये आपका लाइव ओनली क्लास रहेगा। तो अगर जिसे भी इस क्लास का फायदा लेना है कल ले लो, दोबारा नहीं मिलेगा। कल ले लो, दोबारा नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर जो है आप सभी को फ्री में मॉक टेस्ट भी मिलेगी, फ्री में मॉक टेस्ट भी रहेगी। ये टेस्ट उसी को मिलेगा जो लाइव क्लास करेगा, ये टेस्ट उसी को मिलेगा जो लाइव क्लास करेगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। और ये मैराथन जो है ठीक 12 बजे से शुरू होगा
और लंबा लगभग 5-6 बजे तक चलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज रात को कितना डेटा बचाते हो और कल उसका इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है? अगर तैयार हो तो एक साथ आज के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कल सर मैं तैयार रहूंगा और ठीक 12 बजे से लेकर जितना भी लंबा क्लास लीजिए हम तैयार बैठे, और साथ में मॉक टेस्ट जो रहेगा उसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेंगे उनके नाम भी हम घोषित करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो भाई साहब लीक हो गया, एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। चलो कोई बात नहीं है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और ये आप सभी के लिए क्या रहेगा जी? होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ये चेक करेंगे और कल फिर मिलते हैं हमारे उस जबरदस्त सेशन पर जहां पर पूरा का पूरा बीपीएससी का जीएस कवर कर देंगे। क्लियर है? जो तैयार है वो आएगा। लाइव ओनली क्लास रहने वाले और साथ में आपको आखिर में जैसे क्लास हो जाता है उसके बाद आपको टेस्ट भी मिलेगी फ्री में। ठीक है? जो क्लास करेगा उसी को मिलेगी। तो कल हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 5000 बच्चा। ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। 5000 स्टूडेंट कल लाइव आने चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। जितना भी शेयर कर सकते हो, जहां तक भी शेयर कर सकते हो शेयर कर लो, और कल ये हम टारगेट पूरा करके ही दम लेंगे। तो कल मिलते हैं ठीक 12 बजे। पवन सर के क्लास के साथ शुरुआत करेंगे और काजल मैम के साथ खत्म करेंगे। ठीक है? तो कल मिलते हैं अपने इस जबरदस्त सेशन में। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। बाय।